नमस्कार दोस्तों। मैं फिर हाज़िर हूँ अ कॉर्पोरेट मैन लेके कुछ किस्से, कुछ कहानी अपनी ज़ुबानी, कुछ आप बीती, कुछ आप पे बीती। हमने अपनी पिछली कहानियाँ और किस्सों में ये सीखा कि अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉमन सेंस, अच्छा निर्णय लेना और इन सब चीज़ों को जोड़ के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज की कहानी भी एक पावर से रिलेटेड है जिसका नाम है करेज। जी हाँ दोस्तों, ये करेज कहाँ से आता है? कौन देता है हमें करेज? करेज हमें मिलता है हमारे अंदर से, और हमारे अंदर की आवाज़, जिसे कि हम बहुत नामों से जानते हैं, सुप्रीम पावर, आत्मा, अंतरात्मा या परमात्मा। इसे कोई भी आवाज़ का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये आवाज़ आपकी अपनी है। ये वो आवाज़ नहीं जो बाहर से आती है, बाहरी दुनिया से आती है। ये वो आवाज़ नहीं है दोस्तों। बाहर के लोग क्या कहते हैं, आपको अलग अलग सलाह देते हैं। हमारा देश बड़ा प्रचलित है इस चीज़ के लिए, फ्री, मुफ्त की सलाह। कोई भी आएगा आपको बहुत सलाह देगा, तुम ये करो, तुम ये मत करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। लेकिन हम इन आवाज़ों के बीच में अपनी वो अंदर की आवाज़ को भूल जाते हैं, सुनना बंद कर देते हैं या दबा लेते हैं, या वो दब जाती है जब हम बाहर की आवाज़ों को अपने ऊपर ज़्यादा प्रभावित कर लेते हैं। आज की जो कहानी है, जो आज का टॉपिक है, वो है करेज इज़ इक्वल टू बीइंग फियरलेस। ये आज की कहानी है जापान की, एक शहर की, जिसमें एक बच्चा रहता था, ओयो। ये बच्चा ओयो बचपन से ही कंफू सीखने का बहुत शौकीन था, लेकिन इसके माँ बाप इसे ये हुनर, ये कला सीखने के लिए आगे नहीं जाने देते चाहते थे, क्योंकि बचपन में इसके साथ एक हादसा हुआ, एक दुर्घटना घटी, जिसमें ओयो ने अपना राइट हैंड यानी दायां हाथ खो दिया। पर इसके बावजूद इसके अंदर से एक आवाज़ हमेशा इसको प्रेरित करती रहती थी कि तुम कंफू सीखो, और उसके अंदर एक इच्छा, प्रबल इच्छा बन चुकी थी कंफू सीखने की। जैसे जैसे ओयो बड़ा होता गया, उसके अंदर कंफू सीखने की क्षमता साथ साथ बड़ी होती गई। उसकी ज़िद के आगे उसके माँ बाप एक दिन उसको उसी शहर के एक बहुत अच्छे कंफू स्कूल में लेकर गए। कंफू के गुरुजी ने जब उसे देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये बच्चा क्या कंफू सीखेगा? इसका तो दायां हाथ ही नहीं है, और आप जानते हैं कि दोनों हाथ, दोनों पाँव इस कला को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इतना सुनते ही, इससे पहले कि उसके माँ बाप कोई जवाब देते, ओयो तपाक से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और गुरुजी से बोला, गुरुजी, मैं ये कंफू कला सीखना चाहता हूँ, और आपसे ही सीखना चाहता हूँ। आप जैसे सच्चे गुरु से सीखना चाहता हूँ, और आपके स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट का खिताब भी पाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिखाने के लिए तैयार हैं? गुरु ने इस बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में जो चमक थी, वो शब्द बाहरी नहीं थे। ऐसे लग रहा था कि उसकी अंतरात्मा उसके द्वारा गुरु जी से खुद बात कर रही है कि आप इसको सिखाओ, इसके अंदर वो स्पार्क है। गुरु जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये कला सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मेरी एक ही शर्त है कि जो मैं कहूँगा तुम्हें करना होगा, और कोई सवाल किए बगैर, कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं। ओयो का जवाब था, जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, करेज इज नोइंग अबाउट व्हाट नॉट टू फियर। ओयो के माँ बाप उसको वहाँ स्कूल में छोड़कर चले गए।
अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसका पहला चैप्टर था किक प्रैक्टिस, और किक की प्रैक्टिस करते करते ओयो ने देखा कि कुछ दिन वो लगातार वही प्रैक्टिस करते चला जा रहा है, लेकिन गुरुजी दूसरे बच्चों को, अन्य बच्चों को अलग अलग तरह की मूव सिखा रहे हैं। इसी तरह 7 दिन गुजर गए। ओयो गुरुजी के कमरे में दाखिल हुआ और उनसे पूछा, गुरुजी मैं पिछले 7 दिन से एक किक प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, बाकी बच्चे तरह तरह की चीज़ें सीख रहे हैं, क्या मैं भी वो चीज़ें सीख सकता हूँ, या मैं ये किक प्रैक्टिस ही क्यों कर रहा हूँ? गुरुजी ने कहा, पहला दिन याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कोई सवाल नहीं करना। ओयो चला गया और अपनी प्रैक्टिस में फिर लग गया। ऐसे प्रैक्टिस करते करते, सेम किक प्रैक्टिस को करते करते 1 महीना गुजर गया। एक दिन गुरुजी उसके पास से गुजरे। उसने फिर से पूछा, गुरुजी आज मुझे ये किक प्रैक्टिस करते हुए 1 महीना हो गया है, क्या अब मैं कुछ नई मूव सीख सकूंगा? गुरुजी ने कहा, आज के बाद अगर तुमने फिर से मुझसे सवाल किया तो तुम घर जाओगे, तुम्हारी प्रैक्टिस बंद, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। जब सही समय आएगा तुम्हें अपने आप उचित उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद ओयो ने कभी नहीं पूछा। वो लगातार अपनी प्रैक्टिस में जो गुरुजी कहते, अपनी किक प्रैक्टिस में लगा रहता। ऐसे करते करते पूरा 1 साल निकल गया, और 1 साल के बाद उस स्कूल की कुछ परंपराएं थी, कुछ पॉलिसीज़ थी कि उस स्कूल में एक मुकाबला रखा जाता था, और उस मुकाबले में जो भी बच्चा जीतता उसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल का अवार्ड मिलता। और उस कंपटीशन में सबके नाम लिखे गए, ओयो का भी नाम लिखा गया। ओयो जोश से भर चुका था। उसके अंदर बहुत खुशी थी कि उसे इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए चुना गया है। ओयो जिस ग्रुप में था, अलग अलग ग्रुप बने, अलग अलग ग्रुप के मैचेस हुए। ओयो ने अपने ग्रुप में सारे मुकाबले जीते, पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ कठिनाई के साथ। वो खुद परेशान था कि वो जीत कैसे रहा है, क्योंकि उसे तो एक ही मूव आती है, किक। फिर भी वो जीत रहा है, और वो इस जीत की खुशी के साथ लहराता हुआ आगे बढ़ता रहा। लोग, बाकी स्कूल के बच्चे सब ओयो से खुश थे। और अब वो दिन आ गया जब ओयो सेमीफाइनल तक पहुंच चुका। सेमीफाइनल में कुछ कठिनाइयों के बाद ओयो ने सेमीफाइनल मैच भी जीत लिया और अपने नाम कर लिया फाइनल मैच। फाइनल मैच था एक उसी स्कूल के 4 साल से चले आ रहे चैंपियन के साथ, जिसको सब कहते थे कि हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर उसके बावजूद भी ओयो अपनी जीत खुशी और हौसले के साथ उसके आगे जमकर मुकाबला करने के लिए तैयार था। सब जानते थे कि ये मैच एक तरफा है, ओयो मैच नहीं जीत पाएगा। बट उसके हौसले को बढ़ाने के लिए, उसकी खुशी को बढ़ाने के लिए सब लोगों ने ओयो को प्रोत्साहित किया। ओयो मैदान में था उस चैंपियन के सामने। जैसा सब ने सोचा था वैसा ही हुआ। उस उम्मीद के साथ ओयो जब पहले राउंड में उतरा तो उसे मुंह की खानी पड़ी। दूसरे राउंड में भी ऐसा हुआ। तीसरे राउंड तक आते आते ओयो पूरी तरह धराशायी हो चुका था। लेकिन अब क्या था, ओयो के पास एक ही चीज़ थी कि उसे अपनी हिम्मत को हारने नहीं देना। वो फिर से बाउंस बैक हुआ, फिर से हिम्मत जुटाई, फिर खड़ा हुआ और चौथे राउंड के लिए तैयार हुआ। रेफरी को लगा कि ओयो में अब और लड़ने की हिम्मत नहीं बची। वो गुरुजी के पास गया। उसने कहा, क्यों ना हम मैच को यहीं रोक दें, क्योंकि ओयो मुझे नहीं लगता आगे लड़ पाएगा। चैंपियंस की मूव्स और मार के सामने ओयो बुरी तरह धराशायी हो चुका है। अगर हम गुरुजी मैच को यहीं रोक के चैंपियन को विजयी घोषित कर दें। गुरुजी ने कहा, नहीं, मैच के पूरे राउंड होंगे, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये समय बताएगा।
गुरुजी का आज्ञा का पालन करते हुए अगला राउंड शुरू हुआ और इस बार चैम्पियन ने कुछ महसूस किया कि ओयो बुरी तरह टूट चुका है, थक चुका है, वो इतनी मार खा चुका है मुझसे कि अब उसका 1-2 मूव्स के बाद खड़े रहना भी मुनासिब नहीं और ये मैच तो मैं बड़ी आसानी से जीत लूँगा। बस उसने अपना प्रोटेक्शन छोड़ दिया। बिना प्रोटेक्शन के वो ओयो के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ा। ओयो ने 1-2 मूव्स के बाद नोटिस किया और उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी कि ये चैम्पियन मेरे साथ अब बिना प्रोटेक्शन के खेल रहा है। उसकी अंदर से आवाज़ आई कि अब ओयो तुम्हें अपनी बेस्ट मूव विद बेस्ट स्ट्रेंथ सबको इकट्ठा करके चलना है। ओयो को वो शक्ति कहाँ से आई? उसकी वो मूव जो उसने उसके बाद चली, हवा में उड़ा और उसकी जो किक थी वो चैम्पियन की चेस्ट पे लगी। चैम्पियन जैसे ही स्टेज पे गिरा उसके बाद वो नहीं उठा। सारा माहौल ओयो के नाम गुंजान से गूंज उठा। ओयो खुश था, उसे कंधों पे उठा रखा था, रेफरी ने उसे विजेता घोषित कर दिया। सब हैरान परेशान कि एक बच्चा जिसका दायां हाथ नहीं है वो चैम्पियन बन गया और उसने चैम्प्स को, जो 4 साल पुराना चैम्पियन, उसको ओयो ने हरा दिया। पर ओयो सारी भीड़ को चीरते हुए अपने गुरु के चरणों में जाके गिर गया और वहाँ रोते हुए पूछने लगा, गुरुजी ये आपने मुझे क्या बना दिया? मुझे आपने ऐसी कौन सी कला सिखाई? मैं तो सिर्फ एक ही मूव जानता था, किक की, जो आपने मुझे सिखाई। उसके बावजूद मैंने इतने सारे मैच जीते, इतने लोगों को हराया जो कि मुझसे कहीं ज़्यादा निपुण थे, वो हर मूव में माहिर थे, लेकिन फिर भी मैं ये खेल कैसे जीता, ये चैम्पियनशिप कैसे जीता? तो गुरुजी ने कहा कि कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। जो भी तुमने प्रैक्टिस की, कॉन्स्टेंटली की, उस प्रैक्टिस का ये नतीजा है। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगनर। जो भी एक्सपर्ट है आज की डेट में, वो भी कभी बिगिनर था, सीखने वाला था। और तुम्हारा माइंड सेट, जो तुम चाहते थे शुरू से इस कला में निपुणता पानी, इस कला में बेस्ट बनना, माइंड सेट इज़ व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। आज तुम बेस्ट हो क्योंकि बाकियों से अलग हो, क्योंकि वो किया तुम्हारे माइंड सेट ने, और तुम्हारा जो माइंड सेट था वो तुम्हें यहाँ तक लेके आया। मैं आज इतना खुश हूँ तुमसे कि मैंने तुम जैसा शिष्य पाया, क्योंकि जो किक मैंने तुम्हें सिखाई उसको तुमने एक तपस्या की तरह सीखा और किया, और आज तुम उसमें इतने माहिर हो कि पूरे वर्ल्ड में मैं दावे से कह सकता हूँ इस किक की टेक्निक और इसकी मूव और इसकी स्ट्रेंथ जो तुम्हारे पास है वो शायद मेरे पास भी नहीं है। मुझे वो याद है पहला दिन जब तुम मेरे कमरे में आए और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा दायां हाथ नहीं है, तुम क्या सीखोगे ये कला। लेकिन मैंने तुम्हें किक प्रैक्टिस पे लगाया। तुम्हारे 2-3 बार मुझसे पूछे जाने पर कि क्या मैं यही किक प्रैक्टिस करता रहूँगा, तो मैंने कहा हाँ, आज वो उचित समय आ गया है, मैंने तुम्हें कोई और मूव क्यों नहीं सिखाई। क्योंकि तुम्हारी किक की मूव का जो तोड़ है, वो सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है या तुम्हारे से जो लड़ रहा है, वो तुम्हारा जब तक दायां हाथ पकड़ के तुम्हें नीचे की ओर पटके ना या झटके ना, तब तक इस मूव का एक ही तोड़ है, और तुम्हारा राइट हैंड है ही नहीं। ओयो को उसका वो हाथ वरदान दिखने लगा और सारी जीत के सवालों के जवाब ओयो के सामने थे। जी हाँ दोस्तों, हमने इस कहानी में ये सीखा कि आपकी अंतर आवाज़ और आपका माइंडसेट आपको कहीं भी ले जा सकता है। दुनिया में बाहरी लोग, ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़, आपके परमात्मा की आवाज़, जो आपकी अपनी आवाज़ है, उसे सुने और उसके साथ आगे बढ़ते चलें। दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल पाने से नहीं रोक सकती। अगर ओयो जीत सकता है तो हम भी जीत सकते हैं, आप भी जीत सकते हैं, और हम जीतेंगे ही। हमें सिर्फ अपने आप से ये कहना है कि ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं करूँगा, ये मेरे लिए आसान है। और आपकी अंतरात्मा
आपकी इंटरनल पावर आपके साथ वो सपोर्ट का काम करेगी जो बाहर के लोग नहीं कर सकते। बाहर के लोग आपको गिरा सकते हैं, बना नहीं सकते, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको उस शिखर तक पहुंचा सकती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज की इस कहानी से ये भी सीखें कि आप जब कुछ पा लेते हैं तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। आपकी अंतरात्मा ने आपसे कुछ कहा कि आपको ये करना चाहिए, तो आप करें, क्योंकि कई बार हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, बाहर की आवाज़ें सुनते हैं, और उनको सुनने के बाद कई बार आपने ये नोटिस किया होगा, आप खुद कहते हैं कि यार ये गलती मुझसे होने से बच सकती थी, मुझे एक बार को लग रहा था कि मैं ये ना करूं। वो ना करूं जिसने कहा था, जिसने नॉक किया था उस समय आपका दरवाज़ा, वो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ थी, आपकी अपनी आवाज़। खुद को पहचानें, अपनी आवाज़ सुने और उसके ऊपर चलें। वो लाइट है जो आपको आगे का सही रास्ता दिखाएगी। बाहर की सुनने से अच्छा है अंदर की सुने। अपना माइंड सेट करें, अपने माइंड को इस तरीके से बनाएं कि उसमें जो भी आपकी आवाज़ कह रही है उसकी पिक्चर से एक गोल तक पहुंचने की अचीवमेंट का रास्ता बनाएं। स्टेप बाय स्टेप चलें, भागा दौड़ी में आगे ना बढ़े। धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर आप कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, दौड़ नहीं रहे, चलते रहें, अगर आप चलते जा रहे हैं, एक दिन मंजिल अपने आप आपके कदमों की ओर आने लगेगी। तो मैं आज की कहानी को यहीं विराम देता हूँ और आपको छोड़ के जा रहा हूँ। एक फ़िल्म आई थी 2018 में, उसका एक गीत है जिसे गाया है सुखविंदर ने और श्रिया ने। आइए सुनते हैं। बना उनकी शमशीर, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर
हर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान